So hello everyone, let's continue our series of gravitation. This is the second lecture of gravitation. In the first lecture, we already discussed what is Newton's law of gravitation. Then after, we also saw what is free fall and what is the basic difference between mass and weight. In this chapter, in this video, first we will discuss what are the important features of gravitational force. So important features of gravitational force. First, intervening medium does not affect gravitational force between two masses. Second, Newton's third law is obeyed. क्या मतलब इसका? लेट से यहाँ पे m1 मास है, यहाँ पे मास है m2 मास, और ये सेपरेटेड है r डिस्टेंस। ये m1 मास m2 को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और m2 मास भी इस तरीके से इसको अट्रैक्ट करेगा। सो ये जो अट्रैक्शन फोर्सेज हैं दोनों m1 और m2 के द्वारा, ये बराबर होंगे, लेकिन अपोजिट इन द डायरेक्शन है। क्या बोलते हैं इसको? इसको पढ़ते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय फर्स्ट मास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकंड मास। इसको फोर्स एक्सपीरियंस बाय सेकंड मास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट मास। बोथ विल बी इक्वल बट डायरेक्शन 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 इज अपोजिट। थर्ड, gravitational force holds good for point masses. पॉइंट मासेस जैसे अगर कोई पार्टिकल है तो उसका पॉइंट मास तो क्लियर है, लेकिन अगर कोई हेवनली बॉडी है, हाउ विल यू कैलकुलेट द पॉइंट मास? वेयर विल यू फाइंड द पॉइंट मास? तो सेंटर ऑफ मास कैन बी कंसीडर्ड एज पॉइंट मास। मतलब सेंटर ऑफ मास से हम काम चला सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? जैसे आप क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे कि कोई भी अगर चार्ज स्पेस में रखा हुआ है, स्पेस में कोई भी चार्ज है, तो वो अपने आसपास के सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और सेम डिस्टेंस पे, सेम रेडियस पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। वैसे ही अगर कोई मास रखा है, कहीं पे भी कोई मास स्पेस में रखा है, कहीं भी रखा है, तो उसके आसपास सेम डिस्टेंस पे, मतलब आर रेडियस पे एक, आपको पता है स्फीयर बनेगा, तो उस स्फीयर के सरफेस के ऊपर ऊपर हर जगह जो अगर कोई मास रखा जाएगा तो सेम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फिफ्थ इज gravitational force experienced by two masses is unaffected by presence of any other mass। मतलब दो masses हैं और उनके बीच में डेफिनेटली कोई ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, और लेट से बाहर से कोई तीसरा मास आ गया, तो तीसरा मास जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, जाहिर सी बात है तीसरा मास भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, लेकिन जो दोनों के बीच m1 और m2 के बीच ऑलरेडी फोर्स काम कर रहा था वो अनअफेक्टेड रहेगा m3 के आने से। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस अनअफेक्टेड होता है ड्यू टू एनी अदर मास। प्लीज पार्डन माय हैंड राइटिंग। सो इसी को आगे फिफ्थ पॉइंट को हम आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के नाम से भी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस सुपरपोजिशन।
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, मान लीजिए यहाँ पे कोई m1 मास है, m1 और कुछ मासेस और भी यहाँ पे इस तरीके से रखे हुए हैं। मान लीजिए m2 है ये बेटा, ये मान लीजिए m4 है, ये m3 है। तो जाहिर सी बात है m1 एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसको बोलेंगे F14, ये हो जाएगा F13 वेक्टर में, और ये हो जाएगा F12। क्या पढ़ते हैं इसको? इसको बोलते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय फर्स्ट मास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकंड मास। इसको फोर्स एक्सपीरियंस बाय फर्स्ट मास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोर्थ मास। इस तरीके से इनका डायरेक्शन भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसको बोलेंगे R21 कैप, ये हो जाएगा R41 कैप, and this becomes as 431 cap. Let's say ये m1 मास अपने ऊपर f1 वेक्टर f1 फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ऐसा मान सकते हैं बेसिकली। तो जो ये f1 है, f1 ये बराबर होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस हैं, ये तीनों फोर्सेस, और 3 से ज्यादा है तो उनका भी वेक्टर सम। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा है फॉर्मूला, F इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे लेकिन वेक्टर फॉर्म में। तो ये हो जाएगा G m1 m2 डिवाइडेड बाय r21 स्क्वायर r21 कैप प्लस G m1 m3 डिवाइडेड बाय r31 स्क्वायर r31 कैप प्लस G m1 m4 डिवाइडेड बाय r41 स्क्वायर r41 कैप। सही है? नहीं, गलत। गलत क्या है कि r कैप और फोर्स का डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर हमको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। बार बार लगाने से अच्छा है कि एक बार हम लोग माइनस साइन बाहर ब्रैकेट के। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी कॉमन है, जी कैपिटल जी कॉमन है और m1 भी कॉमन है, इसलिए माइनस जी m1 कॉमन हो गया, अंदर आ गया m2 डिवाइडेड बाई r21 स्क्वायर r21 कैप प्लस m3 डिवाइडेड बाई r31 स्क्वायर r31 कैप प्लस m4 डिवाइडेड बाई r41 स्क्वायर r41 कैप। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको और भी शॉर्ट करके हम लिख सकते हैं अगर चाहे तो इसको लिख देंगे हम F1, देखिए माइनस जी m1, इस अंदर वाले पूरे टर्म को हम लिखेंगे समेशन। किसका समेशन? इसको बोलेंगे mi। मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं, पहले लिख लूं r(i1)। देखिए जो चीज वेरी करेगी, जैसे 2 3 4 मासेस वेरी कर रहे हैं तो उनको आई से दिखाएंगे, और जो चीज वेरी ना करे उनको एज इट इज लिख दो। जैसे यहाँ पे 2 1 3 1 4 1 है, तो ये देखो 2 3 4 वेरी कर रहा है, इसको मैंने आई से दिखाया है, लेकिन 1 हर जगह है तो उसको 1 हमने ऐड कर दिया है। और आई की जो वैल्यू होगी वो, आई मतलब होता है इनिशिएट्स, तो कहां से इनिशिएट होता है? 1 से नहीं होता है, 2 से होता है, 2 3 4। इसका मतलब आई इज इक्वल्स टू 2, और ये हो गया n। This is the principle of superposition. Now let's discuss Kepler's law of planetary motion.
Kepler's law of planetary motion. Kepler's law of planetary motion. Kepler, who is Kepler? Kepler एक बहुत ही महान साइंटिस्ट हुआ करते थे. He has given 3 laws related to planetary motion. Planets कैसे मूव करते हैं, कैसे रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल पाथ. वो उसके लिए उन्होंने 3 लॉज दिए थे. He has given 3 laws total. How many? 3 laws. वो 3 लॉज क्या क्या थे पहले बता देता हूँ, नाम सबके, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे. पहले का नाम है, क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स. सेकंड है लॉ ऑफ एरियाज. थर्ड है लॉ ऑफ पीरियड्स. ये 3 लॉज हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ पीरियड्स. एक बार इनको ब्रीफ कर देता हूँ. लॉ ऑफ पीरियड्स, ऑर्बिट्स क्या होता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के अकॉर्डिंग all the planets are revolving in an elliptical path. and जैसा कि आपको पता है इलिप्स का क्या होता है, दो फोकी होता है. मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस भी होता है. तो all the planets are revolving in an elliptical path and sun is situated at one of the two foci of the ellipse. सेकेंड लॉ ऑफ एरियाज क्या होता है? लॉ ऑफ एरिया के अकॉर्डिंग कि कोई भी प्लेनेट जो इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया शिफ्ट कर जाता है. मतलब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द रेवोल्यूशन. नेक्स्ट लॉ ऑफ पीरियड्स क्या होता है कि सेकेंड पावर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. नाउ चलो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. पहला है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स. First, law of orbits. Okay, चलिए. ये मान लीजिए कि इलिप्टिकल पाथ है. अब आपको पता होगा कि इलिप्स बनाते कैसे हैं एक्चुअली. एक क्या करना होता है कि एक पिन लीजिए, मतलब 2 पिन लेना है, इसको ऐसे इंजेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे कोई थ्रेड बांधिए. और थ्रेड जैसे यहाँ पे थ्रेड हो गया. अब इस थ्रेड के बीचों बीच नहीं, थोड़ा सा लेफ्ट या राइट साइड, मान लीजिए यहाँ पे एक कोई पेन लगाइए, पेंसिल लगाइए, उसको थोड़ा सा खींचिए और घुमा दिए, एक इलिप्स बनता है. एनीवे, तो मान लीजिए ये सन है. पहले मैं डिटेल में दिखाता हूँ कि इलिप्स में क्या क्या होता है. टू ए, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस. तो ये क्या है? मेजर एक्सिस. इस डिस्टेंस को मान लीजिए 2b. ये क्या है? ये है माइनर एक्सिस, जैसा कि छोटा दिख भी रहा है, माइनर एक्सिस. तो जो सन होता है, अच्छा ये जो इलिप्स है इसके 2 क्या होते हैं? फोकी होते हैं, फोकस एस और एस डैश, ऐसा मान लीजिए. तो मान लीजिए अकॉर्डिंग टू केपलर क्या है कि जो सन होता है वो इन्हीं 2 फोकी में से किसी एक पे लोकेटेड होता है. मान लीजिए यहाँ पे सन लोकेटेड है, एस फर्स्ट फोकस पर. सन हो गया अपना सन, और ये हो गया प्लैनेट. हियर इज प्लैनेट. और ये इस तरीके से रिवॉल्व करता है इलिप्टिकल पाथ पे, इस तरीके से, इस तरीके से. ये फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट्स. All the planets revolve in an elliptical path around the sun, and sun is situated at one of the 2 foci of the ellipse.
2a क्या है, मेजर एक्सिस है, और 2b क्या है, माइनर एक्सिस है। ये फर्स्ट लॉ। दूसरा लॉ क्या है, सेकंड लॉ। कैन आई रेज दिस? ओके, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा पहले। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ऑल प्लैनेट्स। वैसे ये क्या बोलते हैं कि शार्प, बहुत ज्यादा एकदम शार्प इलिप्स होगा, या फिर सर्कुलर होगा, या फिर एक आइडियल इलिप्स बनेगा, वो अलग अलग प्लैनेट के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि सन से कितनी दूरी पे। जैसे प्लूटो है, उसका शार्प इलिप्स बनेगा, और वहीं पे कोई अगर पास में मरकुरी वगैरह है, उसका लगभग सर्कल जैसा एक पाथ बनेगा घूमने वाला। ऑल प्लैनेट्स revolve in an elliptical orbit of around the sun, and sun is situated at one of the two foci of ellipse। यह है फर्स्ट लॉ, कैपलर्स फर्स्ट लॉ। ओके, नाउ सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरियाज। नोट कर लीजिए। सेकंड लॉ ऑफ एरियाज। जैसे मान लीजिए ये इलिप्टिकल पाथ हो गया, किसी एक फोकस पे सन सिचुएटेड, इस तरीके से सन सिचुएटेड है, सन है, सन। जैसे मान लीजिए ये किसी इंस्टेंट लेट से पोजीशन पी पोजीशन पे कोई प्लेनेट है, और डेल्टा टी टाइम के बाद ये जो प्लेनेट है आगे पहुंच जाता है पी डैश पर, पी डैश पर। ओके, सेम इसी तरीके से, अच्छा इसको मैं रेडियस बोलता हूँ, वेक्टर आर। सेम इसी तरीके से कुछ समय बाद क्या होगा कि लेट से ये प्लेनेट घूमता हुआ आया यहाँ से, पहले पी डैश पे गया, फिर और घूमता हुआ आया, और ये मान लो अभी पोजीशन लेट से एम बोल देता हूँ इसको, एम, या मैं बोलता हूँ एन, एन, एन पोजीशन पे आ गया, और कुछ ही समय बाद, कुछ ही समय नहीं, डेल्टा टी समय बाद, सेम टाइम इंटरवल के बाद ये मान लो यहाँ पे आके पहुंच गया एन डैश पे, एन डैश पे। मान लीजिए ये टोटल जो एरिया आप निकालते हैं, ये लेट से डेल्टा ए आया, तो ये जो सेम समय में डेल्टा टी में एन से एन डैश पोजीशन पे कोई प्लेनेट पहुंच गया है, सेम प्लेनेट आई मीन एन डैश पे पहुंच गया है, तो जो एरिया है ये भी बराबर होगा डेल्टा ए होगा, डेल्टा ए होगा। दिस इज द लॉ ऑफ एरियाज, दिस इज द लॉ ऑफ एरियाज। व्हाट इज द लॉ ऑफ एरियाज? कि रेडियस drawn from sun to the planet sweeps out equal area in equal time interval, equal time interval, मतलब डेल्टा टी यहाँ पे भी है तो डेल्टा टी समय यहाँ पे भी लेंगे हम। So this planet will sweep, this radius will sweep out equal area in equal time interval। इससे क्या होता है कि एरियल वेलोसिटी सेम हो जाती है, मतलब डेल्टा ए बाई टी अगर यहाँ पे निकालें हम, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और यहाँ पे अगर हम कहें डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, इसी को एरियल वेलोसिटी बोलते हैं, तो एरियल वेलोसिटी दोनों जगह पे सेम हो जाती है। मतलब अ प्लैनेट revolving in an elliptical orbit around the sun has uniform aerial velocity। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे भी, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे भी
कहीं ना कहीं लीनियर वेलोसिटी होगी। मान लीजिए यहाँ पे v था, यहाँ पे v डैश। आगे देखेंगे इस पॉइंट को आप एपिहेलियन बोलते हैं, इसको पेरीहेलियन बोलते हैं। तो एपिहेलियन पे क्या होता है, एपिहेलियन पे जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, और यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। लीनियर वेलोसिटी घटती बढ़ती, मतलब यहाँ पे बहुत क्या बोलते हैं, बहुत कम हो जाएगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन एरियल वेलोसिटी हर जगह, चाहे यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, पूरे ही इस इलिप्स पे सेम होता है। एरियल वेलोसिटी सेम, लेकिन लीनियर वेलोसिटी चेंज होती है। दिस इज द लॉ ऑफ एरिया। तो बोल सकता हूँ the aerial velocity of any planet remains constant। बाकी इसको अभी जब हम लोग प्रूव करेंगे तो we will see how exactly it happens। थर्ड लॉ। Now let's discuss third law। Law of periods। What is the law of periods? जैसा कि ये मान लीजिए इलेक्ट्रिकल पाथ है, दिस इज द इलेक्ट्रिकल पाथ, सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द टू फोकी, इस तरीके से। और मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस को मैंने 2a से दिखाया था और माइनर एक्सिस को मैं 2b से दिखाया था। अब आपको पता है कि पूरा चक्कर मारने में जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड t, ये जो टाइम पीरियड होता है इसका सेकंड स्क्वायर, मतलब क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ए क्यूब क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस मतलब इधर ए हो गया तो इधर भी ए होगा, तो ए क्यूब सेमी मेजर एक्सिस की थर्ड पावर, सेमी मेजर एक्सिस की थर्ड पावर। टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। दिस इज द लॉ ऑफ पीरियड्स। So these are the three laws of Kepler's related to planetary motion. Now let's discuss all these three laws in detail. I mean how to prove, how to give proof these laws are correct. Okay, now let's prove. How to prove first law, that is law of orbits। क्या प्रूव करना है इसमें कि जो ऑर्बिट होगा वो इलिप्स होगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ। Law of orbits। This is the elliptical path, sun is situated at one of the two foci। मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लेनेट है, प्लेनेट, और ये इसकी रेडियल डिस्टेंस r, वेक्टर r। What is vector r? Vector r is radius of planet from sun, from sun। This planet will experience a gravitational force that will be directed towards sun। ये होगा f का डायरेक्शन, ऐसे दिखाता हूँ इसको, f।
और जाहिर सी बात है अगर कोई भी चीज एक सर्कुलर या फिर इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रही है तो उसके साथ ही साथ एक लीनियर वेलोसिटी भी होगी। ओके, सो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि अगर हम टॉर्क निकालें, व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द प्लैनेट, दैट इज टाउ। टाउ बराबर हो जाएगा, आपको पता है, आर क्रॉस एफ, वेक्टर आर क्रॉस एफ की वैल्यू क्या है, जी, मास ऑफ सन, मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर आर। देखिए अगर कुछ समझ में आया तो बताता हूँ इसको एक्चुअली आई कैन राइट इट लाइक आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, और इसको मैं लिखूंगा फाइनली आर कैप। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर आर मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जी मास ऑफ सन, मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर, ये आर आर हो जाएगा आर क्यूब, आर इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यूब हो जाएगा, ये आर क्यूब, और यहां बचेगा वेक्टर आर, इसलिए टाउ बराबर हो जाएगा वेक्टर टाउ इज इक्वल्स टू 0। कैसे हुआ ये, क्योंकि देखिए आर क्रॉस आर, आर क्रॉस आर जीरो होता है, इसलिए टाउ इज इक्वल्स टू 0 हो गया। सो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज 0। अच्छा एक चीज, वन मोर थिंग दैट वी शुड हैव टू ऐड, यहाँ पे माइनस भी साइन लगाना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले भी टॉपिक में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है उसके, हाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब हम लोग कर रहे थे तो वहां पे हमने निकाला था कि यहाँ पे माइनस साइन हो चाहिए, क्यों, क्योंकि आर और एफ का डायरेक्शन अपोजिट। तो इस तरीके से क्यों आर क्रॉस आर का वेक्टर आर क्रॉस आर इक्वल टू 0 होते हैं, तो इसलिए पूरा ये नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द प्लैनेट बिकम 0। और एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा है कि टाउ इज इक्वल्स होता है, वेक्टर टाउ इक्वल्स होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो कहने का मतलब अगर एंगुलर मोमेंटम 0 हुआ, एंगुलर किसी भी क्वांटिटी को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो और उसका डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, इसका मतलब वो फिक्स क्वांटिटी है, इसका मतलब एल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस प्लैनेट इज कांस्टेंट and net torque acting on this planet is 0. Okay, now अब आपको पता है कि अगर कोई प्लैनेट एक इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है और उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है भाई कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी कंपैरेटिवली कम होगी, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी। अच्छा दूसरी चीज, जब ये प्लेनेट यहाँ पे होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और यहाँ पे, जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस को देखें तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा है और ये कम है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कैपिटल आर है और ये, इसको मैं स्मॉल आर बोलता हूँ क्योंकि छोटी डिस्टेंस, ये कैपिटल आर बोल सकता हूँ, ये डिस्टेंस ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स वो कम होगी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कम है तो ये दूर जाना चाहेगा, प्लेनेट दूर जाएगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ज्यादा है तो पास आना चाहेगा। इसका मतलब क्या है कि एक इलिप्स बनेगा, एक इलिप्स बनता है। इसलिए जो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के अकॉर्डिंग कोई भी प्लेनेट एक इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है वो सही होता है, वो सही निकलता है। दिस इज द, यही है प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ। Now let's prove the second law, that is law of areas. Let's give proof of second law, that is law of areas.
सेकेंड ये इलिप्टिकल पाथ है, सन वन ऑफ द टू फोकी पे सिचुएटेड है इलिप्स के। मान लीजिए यहाँ पे प्लेनेट है, किसी टाइम इंस्टेंट पे लेट्स से प्लेनेट इज एट पॉइंट पी। आफ्टर पासेस ऑफ डेल्टा टी टाइम प्लेनेट रीचेस टू पी डैश पोजीशन। इस पॉइंट पे इसकी कुछ लीनियर वेलोसिटी नहीं होगी, लेट्स से वेक्टर v। यहाँ पे भी कुछ लीनियर वेलोसिटी तो होगी, ये मान लीजिए वेक्टर v डैश, और ये मान लीजिए s, क्योंकि फोकी वो s से पहले वाले फिगर में दिखाए थे, s से। ओके, सो जैसा कि आपको पता है कि dt ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू टाउ, एंड टाउ क्या है, जीरो, मतलब dt ऑफ l जीरो। इसका मतलब l क्या है, कांस्टेंट। अभी पीछे प्रूफ पर क्या है, कांस्टेंट। अच्छा, दूसरी चीज एरिया, एरिया ऑफ एस पी पी डैश कैसे निकलेगा, इसको हम बोल सकते हैं हाफ, इस डिस्टेंस को हम मान सकते हैं डेल्टा आर, हाफ डेल्टा आर मल्टीप्लाइड बाई आर, मल्टीप्लाइड बाई आर, क्योंकि एक ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसा कुछ फिगर बनना है, तो इसलिए हमने ये एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, हाफ बेस इनटू हाइट।